हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक संस्थाओं के जो अन्य प्रमुख संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकपाल तथा लोकायुक्त को हम इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। जितने भी आप इसमें संवैधानिक पद के नाम देख रहे हैं उनमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, और इस एक ही वीडियो में इसके सभी पॉइंट को बेसिक के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस पार्ट में हम इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का जो मूल है, जो निचोड़ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो पहले में आता है फाइनेंशियल कमिश्नर, जिसे कि वित्त आयोग के रूप में जाना जाता है। वो आर्टिकल 280 में उसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 280 में उसका वर्णन दिया गया है। और उसका जो अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं उसका अपॉइंटमेंट, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। फाइनेंशियल कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है 5 वर्ष के लिए। और इसमें जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो 1 होते हैं, और उनका अन्य जो सदस्य होते हैं 4 होते हैं। तो टोटल उसमें 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिकल 148 में उसका वर्णन आता है, ठीक है। उसका भी जो अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। और वो 1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमिश्नर, जिसका जिक्र आर्टिकल 324 में आता है। उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, और उनका भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो उसमें जो सदस्य होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं वो 1 होते हैं, और उनका जो अन्य सदस्य होते हैं 2 होते हैं। तो उसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका जिक्र आर्टिकल 315 में आता है। और उनका भी जो नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, और उनका भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। लेकिन जो राज्य का जो लोकसभा आयोग होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो या 62 वर्ष, ठीक है। उसमें जो होते हैं 11 सदस्य होते हैं, 10 उसका अन्य सदस्य होते हैं, और 1 उसका मुख्य सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल, जिसे कि महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। तो उसका जिक्र आर्टिकल 76 में आता है, और उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं उसका अपॉइंटमेंट, ठीक है। और उनका जो समय सीमा है वो निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने समय तक अपने कार्य पर बने रहेंगे, और राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा। और उनका जो सदस्य होते हैं टोटल सदस्य 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता के रूप से जाना जाता है। वो सेंट्रल में तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, लेकिन जो स्टेट में राज्य में होते हैं एडवोकेट जनरल। तो इन दोनों का काम सेम होता है। फ़र्क इतना है कि अटॉर्नी जनरल सेंट्रल पे काम करते हैं, और एडवोकेट जनरल जो कि हैं वो स्टेट में काम करते हैं। तो उनका जिक्र आर्टिकल 165 में आता है। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, उनका जिक्र आता है। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं। जो स्टेट के गवर्नर होंगे वो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का अपॉइंटमेंट करते हैं। और उनका भी समय सीमा तय नहीं है, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक उस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। और उनका जिक्र आता है संविधान के आर्टिकल 93 में उनका जिक्र आता है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो उनको चुनते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में
और उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकपाल। लोकपाल जो कि सेंट्रल में लोकपाल होता है लेकिन स्टेट में उसको लोकायुक्त कहा जाता है। इन दोनों का काम एक ही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करना। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट दी जाती है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष हो या 70 वर्ष जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल होता है और उनका टोटल सदस्य होते हैं 9। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ जो कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्पीकर, वे सभी संवैधानिक संस्था है। आप यहाँ पर जितने भी नाम दिख रहे हैं वो सब संवैधानिक संस्था है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट हम एक एक करके सब जितने भी संवैधानिक पद है हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बनते हैं मैं वो सभी को डिस्कस करूँगा, जिससे कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो सब आप कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है वित्त आयोग, जिसे फाइनेंस कमिश्नर के नाम पे जाना जाता है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्य के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण करना। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स है उसका वितरण और राज्य के बीच जो टैक्स का वितरण है उनका जो काम करते हैं वो करते हैं वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो ये उनका प्रमुख काम होता है। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग का काम क्या है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था, यानी कि 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। मैं एग्ज़ाम में जितने भी इससे रिलेटेड आया हुआ है सब पॉइंट को मैं कलेक्ट करके लिया हूँ, तो इससे बाहर एग्ज़ाम में एक भी नहीं आएगा क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ वीडियो में एंडिंग तक बने रहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो उससे पहले भी वो वित्त आयोग को गठन कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एन.के. सिंह भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं, यानी कि 15वें अध्यक्ष जो कि अभी हैं वो कौन है? एन.के. सिंह है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। उनका जो योग्यता क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य होना चाहिए, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनको चाहिए। तो उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यता क्या होता है? तो योग्यता होता है कि वो 10 साल तक कोई राज्य में यानी कोई किसी स्टेट में अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में काम किए हों, वो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में काम किए हों। तो ये दोनों योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होता है। तो यही योग्यता वित्त आयोग के जो फाइनेंस कमीशन के सदस्य बनने के लिए भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित होती है। जो केंद्र सरकार के जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको कंट्रोल करना किसका काम है? उसको कंट्रोल करना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का संचित निधि, जिसे कि कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक और पर्यवेक्षण करता है। तो ये जो संचित निधि होता है केंद्र सरकार का एक फंड है, तो इसमें जितने भी टैक्स आते हैं और जितने भी सोर्सेस आते हैं तो इसमें संचित यानी कि उसमें सेविंग करके रहता है, तो इसमें संचित किया जाता है और
उससे ही जो बड़े बड़े संवैधानिक पद में जो रहते हैं उनको उससे ही उनका वेतन यानी कि जो सैलरी मिलता है संचित निधि से ही मिलता है। तो उसका जिक्र अनुच्छेद 266 में आता है। तो ये चीज़ को अभी आप ध्यान रखिए। तो वो संचित निधि का नियंत्रण यानी कि ऑडिट करते हैं कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। यानी कि इसका अर्थ है कि सरकार के ऊपर सरकार जो खर्च करता है उसको कंट्रोल करने का अधिकार किसको है? उसका अधिकार है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उसके खर्च को नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। यानी कि वो नियुक्त होने के 6 वर्ष बाद या फिर वो उनको 65 वर्ष अगर हो गया तब वो अपने पद छोड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पदमुक्त यानी कि उनको जो पद से हटाने का प्रक्रिया होता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार उनको भी पद से हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग लाकर हटाया जाता है, जैसे कि संविधान का उल्लंघन करने पर या फिर कदाचार, जैसे कि वो अपना कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभाने से वो अक्षम है, उस स्थिति में महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये लोकलेखा समिति क्या है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति के पास सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसको संसद के सामने रखते हैं। इस केक की रिपोर्ट को जांच करने के लिए संसद एक समिति गठन करता है जिसे लोकलेखा समिति कहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। लोकलेखा समिति केक की ऑडिट की जांच करती है, इसीलिए केक को लोकलेखा समिति का मार्गदर्शक, मित्र, निर्देशक माना जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है? भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटिश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। यानी कि भारत के जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटिश के निर्वाचन पद्धति के समान है, ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यानी कि जो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये चीज़ मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं वो, तो इनका जो कार्य क्या क्या है वो उसमें बताया गया है। वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद वो विधानमंडल सदस्य का चुनाव करते हैं। वो राष्ट्रपति की चुनाव, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के भी चुनाव करेंगे, उपराष्ट्रपति, संसद के जो लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव करते हैं, और विधानमंडल के जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं कौन? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति तथा नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव नहीं करते। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखिए। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो लोकसभा के जो अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं, और उनका जो उपाध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, तथा नगर पालिकाओं जो पंचायत में जो इलेक्शन होता है उनका चुनाव नहीं कराते, उनका निर्वाचन नहीं कराते हैं। तो उनका चुनाव कौन कराता है भाई? उनका चुनाव कराते हैं उस राज्य के जो राज्य निर्वाचन आयोग,
तो उनका चुनाव कराते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य सरकार उसका निर्वाचन कराता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देश की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS रमा देवी। बहुत बार एग्जाम में आया है। जो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर महिला का नाम क्या है? वो है VS रमा देवी, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। जो लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1926 में प्राप्त हुआ। तो महिला को वोट देने का अधिकार 1926 में प्राप्त हुआ, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है 61वां संविधान संशोधन 1989, ये क्या कहता है? इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले जो वोट देने का जो समय सीमा था 18 वर्ष था, लेकिन 1989 में उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से प्रारंभ हुआ। यानी कि EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन जो कि है 1998 से भारतीय चुनाव में आरंभ हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि EVM का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो 1998 से आरंभ हुआ। EVM का यूज करने वाला पहला राज्य केरल था। जो EVM का जो यूज करने वाला पहला राज्य कौन था? वो था केरल था, ठीक है। संपूर्ण चुनाव EVM से कराने वाला पहला राज्य गोवा था। तो संपूर्ण चुनाव को EVM से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था, जो कि 1999 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। जो परिसीमन आयोग है उसका गठन 1952 में किया गया था। तो इसको बाउंड्री कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका काम क्या होता है? चुनाव तो होता ही रहता है, लेकिन कहाँ से आएंगे चुनकर व्यक्ति, किस क्षेत्र से आएंगे, वो डिसाइड करेगा परिसीमन आयोग। तो जो व्यक्ति जो है उस किस क्षेत्र से आएंगे चुनकर, उसका डिसाइड करता है परिसीमन आयोग, जिसको अंग्रेजी में बाउंड्री कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। यानी कि जो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। यानी कि उनका जो समय सीमा है 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है। यानी कि हम जब मतदान केंद्र में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे उंगलियों में एक स्याही लगाया जाता है, वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से उनका पद से हटाया जाता है संसद में महाभियोग लाकर, उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पद से हटाया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चीन ने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने सिविल सेवा परीक्षा की सबसे पहले शुरुआत की थी? वो थी चीन। कौन थी? चीन। ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी और पीएससी के बारे में बताता है, यानी कि जो सेंटर लेवल में यूपीएससी और स्टेट लेवल में पीएससी, कहीं कहीं पीसीएस भी होता है, तो उसका गठन करने के बारे में कहता है अनुच्छेद 315। तो उसका जिक्र आता है लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था जो पहले स्लाइड में कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। सेंट्रल लेवल पे संघ लोक सेवा के आयोग प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पे जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1990 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। यानी कि लोक सेवा आयोग के जो गठन वर्ष 1926 में की गई थी, किस अधिनियम के अधीन? भारत सरकार अधिनियम 1990 के अधीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो। यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो होते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि, यानी कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो या 65 वर्ष जो भी पहले हो। लेकिन जो स्टेट में होते हैं उनका थोड़ा अलग होता है, वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये चीज़ आप याद रखिए, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, यानी कि कानूनी मामले में जो कि पहले होते हैं, जिनको पहले रखा जाता है कानूनी मामले में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। यानी कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी यानी कि कानूनी मामले में सहायता यानी कि सहयोग कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल, जिसे कि महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श सलाह अटॉर्नी जनरल देते हैं। जितने भी कानूनी मामले पर जो कि शिकायतें होते हैं या फिर जितने भी कानूनी मामले पर सलाह या फिर सहयोग वो अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। उनका योग्यता क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उनका योग्यता होता है। तो उनका योग्यता हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होता है? वो 10 साल तक कोई स्टेट यानी कोई राज्य में एडवोकेट जनरल यानी कि अधिवक्ता के रूप में काम कर चुके हों, या फिर 5 साल तक कोई हाई कोर्ट में काम किए हों, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। तो वही योग्यता अटॉर्नी जनरल को चाहिए। तो ये पॉइंट इसको दर्शाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदन में वो संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वो भाग ले सकते हैं, फिर भी वो संबोधित कर सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़, वहाँ पर वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, वो अपना मत नहीं दे सकते, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। भारत का महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। यानी कि संसद को वो अधिकार नहीं दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी को हटा सकें। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर धारण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहें अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और जब चाहें वो अपने पद से भगा सकते हैं, अपने पद से वो उनको त्याग दिला सकते हैं। तो वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो महान्यायवादी कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये चीज़ राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है महाधिवक्ता, तो जिसे एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। तो जो सेंट्रल लेवल में जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, सेम वही राज्य यानी कि स्टेट में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होता है।
तो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल करते हैं। तो उसका क्या क्या मुख्य पॉइंट है वो देख लेते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं एडवोकेट जनरल, जैसे कि सेंट्रल पे जो केंद्र में जो मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं, वही स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को महाधिवक्ता परामर्श देते हैं। ठीक उसी तरह जो केंद्र में जो सरकार को जो महाधिवक्ता कानूनी विषय पर सलाह देते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो वो भी राज्य के राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट लोकसभा के सदस्य चुनकर करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इसको बताता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, यानी कि कोई बिल वो मनी बिल है कि नहीं उसका डिसाइड कौन करेगा? उसका डिसाइड करते हैं स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसलिए जो बजट होता है वो लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा के, जब कोई साधारण बिल को लेकर दोनों के मध्य मतभेद होता है, तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उस संयुक्त बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर उसका अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। ये चीज़ ये बात को बता रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। यानी कि जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है उसमें अगर निर्णय नहीं हो पा रहा है बिल को पास करने के लिए, तो उसमें निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है वो अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को, वो अधिकार प्राप्त है। तो निर्णायक मत जो देंगे लोकसभा अध्यक्ष ही देंगे, इसलिए लोकसभा का ही जीत होता है निर्णायक मत देने से। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लोकपाल तथा लोकायुक्त। लोकपाल तथा लोकायुक्त, लोकपाल होता है सेंट्रल में और लोकायुक्त होता है स्टेट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लोकपाल जो कि है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करता है, तो इसका काम ये होता है। ठीक है भाई। पहला पॉइंट क्या कहता है? स्वीडन देश ने सबसे पहले 1809 में लोकपाल यानी कि अम्बुड्समैन के सिद्धांत को अपनाया। तो अम्बुड्समैन जिसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है, उस सिद्धांत को स्वीडन देश ने पहले अपनाया था। कब? 1809 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ था जनवरी 2013 में। जो भारत में लोकपाल जो अधिनियम लागू हुआ था 2013 में, वो लागू हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है भारत के प्रथम लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने। जो प्रथम लोकपाल बने थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने थे। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है लोकपाल और लोकायुक्त का प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना है। चाहे लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे काम करता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे काम करता है, लेकिन उन दोनों का कार्य समान होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना। ठीक है। लोकपाल के कार्य क्षेत्र का प्रमुख दायरा संपूर्ण भारत होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि संपूर्ण भारत में कौन काम करता है? लोकपाल। लेकिन स्टेट लेवल पे कौन काम करता है? लोकायुक्त। ठीक है। चुने गए निश्चित राज्य में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। यानी कि सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है लोकपाल बनने के लिए योग्यता। यानी कि लोकपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? 45 वर्ष से अधिक उम्र हो। यानी कि लोकपाल का जो सदस्य का उम्र होगा 45 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होता है वही योग्यता लोकपाल के सदस्य में भी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो मैं बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश बनने की योग्यता को कि वो 10 साल तक किसी राज्य में अधिवक्ता के रूप में काम किए हों और 5 साल तक वो किसी हाई कोर्ट में काम किए हो, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। तो ठीक वही योग्यता लोकपाल बनने के लिए भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भारत के लोकपाल को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, यानी कि जो शपथ कौन दिलाएगा, वो राष्ट्रपति दिलाएंगे भारत के लोकपाल को। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है लोकपाल की पदावधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, यानी कि लोकपाल की जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, ये चीज़ इसको दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसके दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर इसके थ्योरी और एमसीक्यू पार्ट को देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।